गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो विदलन के बारे में है। पहले टॉपिक्स में हमने विदलन की परिभाषा, डेफिनेशन, विदलन की विशेषताएं, विदलन और समसूत्री विभाजन में प्रमुख अंतर तथा कुछ विदलन के प्रकारों का अध्ययन किया था। इस लेक्चर में आपको थोड़ा सा मैं उनको रिपीट करा देता हूँ। सबसे पहले विदलन की परिभाषा हम देखें, विदलन के बारे में देखें, विदलन की स्टडी करें तो हम पाएंगे कि विदलन युग्मनज में होने वाले ऐसे विभाजन हैं जो एक सिंगल सेल जायगोट को एक मल्टी सेलुलर ब्लास्टुला तक ले जाते हैं, गैस्टुला तक ले जाते हैं, उनमें जर्म लेयर का निर्माण करते हैं तथा इसके द्वारा बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या तो समान रहती है लेकिन उनका आकार निरंतर छोटा होता चला जाता है। विदलन का संक्षिप्त इतिहास हमने देखा था, जिसमें हमने देखा था कि स्वामरडेम ने 1738 में मेंढक के अंडे में सबसे पहले विदलन का अध्ययन किया था। उसके बाद 1780 में स्प्लेंजेनी ने टोड़ के अंडों में प्रथम 2 विदलन तलों का विदलन की विशेषताओं में हमने देखा था कि विदलन के फलस्वरूप जो कोशिकाएं बनती हैं उनको कोरक खंड कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, तथा विदलन के दौरान विकसित हो रहे भ्रूण की सामान्य आकृति में कोई परिवर्तन नहीं आता क्योंकि कोशिकाओं का आकार नहीं बढ़ रहा, कोशिकाओं का आकार निरंतर कम हो रहा है। तो उसी के अंदर जो जायगोट है, जो भ्रूण है, उसी के अंदर विदलन की प्रक्रिया होती रहती है। विदलन के दौरान भ्रूण के आकार में भी वृद्धि नहीं होती। विदलन में 2 विभाजनों के बीच अंतरावस्था की अवधि जो होती है वो भी बहुत कम होती है। विदलन की दर का निर्धारण कोश का द्रव्य होता है, न कि केंद्रक में। हम देखेंगे आगे कि विदलन के जितने प्लेन बनते हैं, विदलन के जितने प्रकार हम पढ़ेंगे, वो कोश का द्रव्य बहुत ही निर्धारक भूमिका उसमें निभाएगा। विदलन के दौरान संचित खाद्य पदार्थ सक्रिय कोश का द्रव्य में रूपांतरित किए जाते हैं। इस क्रिया में संचित पदार्थों से जैसे अमीनो अम्ल, मोनोसेकेराइड्स, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स, वसा के अणु का निर्माण होता है तथा विदलन के दौरान ऑक्सीजन की खपत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर हमने ये पढ़ा था कि विदलन और समसूत्री विभाजन में क्या प्रमुख अंतर होते हैं, दोनों एक दूसरे से भिन्न क्यों है, क्योंकि प्रक्रिया दोनों में एक जैसी दिखाई दे रही है हमको, लेकिन कुछ भिन्नता है इसमें। सामान्यतः समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिकाओं के आकार में जनक कोशिकाओं के आकार में समानता होती है। जो पुत्री कोशिकाएं बनेंगी वो जनक कोशिकाओं के आकार में समान होंगी, लेकिन विदलन में ऐसा नहीं होता। बनने वाली पुत्री कोशिकाएं आकार में निरंतर छोटी होती चली जाती हैं, लेकिन उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। इस तरह से ये प्रमुख अंतर हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरा, विदलन की जो इंटरफेज अवस्था है, विदलन के प्रारंभ में केंद्रक का आकार बड़ा होता है, जबकि समसूत्री प्रकार के विभाजन में केंद्रक प्रारंभ से ही छोटा होता है। हमने इसके बाद वेरियस पैटर्न ऑफ क्लीवेज, विदलन के विभिन्न तलों के बारे में पढ़ा था, विभिन्न प्रकार प्रारूपों के बारे में पढ़ा था, जिसमें से हमने पिछले लेक्चर में ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज फरोज एंड ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ जर्म लेयर, इन 2 टॉपिक्स को हम पूरा कर चुके हैं। क्लीवेज फरो जो कह सकते हैं हम, विदलन के जो तल होते हैं उनके आधार पर विदलन को किस प्रकार से बांटा गया था, प्रतिरूप जो विदलन के थे वो किस प्रकार के थे, उसके बारे में पढ़ा हमने, जिसमें हमने 2 प्रकार के मुख्य रूप से पढ़े, होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज देन होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज। दोनों में ही पितक की मात्रा कम पाई जाती है, लेकिन वितरण की विभिन्नता होने के कारण इक्वल और अनइक्वल क्लीवेज देखने को हमको मिलता है। इसके बाद हमने पढ़ा था मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, जिनमें पितक की मात्रा अधिक पाई जाती है, वहाँ पे विदलन की जो दर होती है वो बहुत धीमी होती है तथा बनने वाले कोरक खंड भी भिन्न आकृति के बनते हैं। ये टीलोलेसिथल एग्स में पाई जाती है। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में ही हमने दूसरा
पढ़ा था। सेंट्रोलेसिथल एग्स में सुपरफिशियल क्लीवेज को भी हमने स्टडी किया था। सुपरफिशियल क्लीवेज में हमने देखा था कि बनने वाले कोरक खंड केवल चारों तरफ बनेंगे, बीच में अधिक पीतक की मात्रा होने की वजह से विदलन की प्रक्रिया नहीं होगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ जनन स्तरों का जो भविष्य होगा उसके आधार पर विदलन को दो प्रकार में बांटा गया था, इनडेटर्मिनेट क्लीवेज और डेटर्मिनेट क्लीवेज। इनडेटर्मिनेट क्लीवेज में अनिर्धारित विदलन था। अनिर्धारित विदलन में हम देखते हैं कि जो पीतक अनिर्धारित विदलन में जो कोरक खंड बने हैं उनका भविष्य पूरी तरह से पहले से निर्धारित नहीं था, और डेटर्मिनेट क्लीवेज में उनका भविष्य पहले से निर्धारित होता है। इस आधार पर हमने विदलन को दो भागों में बांटा था। आज हम जो पढ़ेंगे, आज का जो लेक्चर होगा वो है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। विदलन के फलस्वरूप जितनी कोशिकाएं बनी हैं उनका अरेंजमेंट किस प्रकार से है, उसे हम उसके आधार पर विदलन को हम कितने प्रकार में पढ़ते हैं वो देखते हैं। हम सबसे पहला है इसमें रेडियल क्लीवेज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अरीय विदलन। इस प्रकार के विदलन में मुख्य रूप से ड्यूटेरोस्टोम्स जो होते हैं उनमें पाया जाता है, तथा इसमें कोशिकाओं के निचले और ऊपरी जो टायर्स होते हैं वो एक दूसरे के ठीक ऊपर व नीचे व्यवस्थित होते हैं, जबकि इसके विपरीत सर्पिल विदलन में ऊपरी तल की कोशिकाएं निचले तल की कोशिकाओं की खांचों के बीच के स्थान पर अवस्थित होती हैं। तो हम देखेंगे जिसमें in radial cleavage the successive cleavage flow cut straight through the egg at the right angle to one another so that the resultant blastomere appear to arrange radially। पहला जो विदलन हुआ है, दूसरा विदलन उस खांच को 90 डिग्री पर काटेगा। जब 90 डिग्री पर काटेगा तो जो ब्लास्टोमियर बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे, समान आकार के चार, और जब दूसरे ब्लास्टोमियर बनेंगे वो इन ब्लास्टोमियर के जस्ट नीचे बनेंगे, बिल्कुल जस्ट। आगामी क्रमिक विदलन सीधे होते हैं तथा विदलन खांचे एक दूसरे को समकोण पर हम काटती हैं। इस विदलन के उत्पन्न सभी जो ब्लास्टोमियर्स होंगे वो समान आकार के होंगे तथा अरीय रूप से विन्यासित होंगे। तो रेडियल क्लीवेज में डायग्राम देख सकते हो आप। फिर आता है स्पाइरल क्लीवेज, सर्पिल विदलन। इस प्रकार का जो विदलन है वो प्रोटोस्टोम्स जीवों में देखने को मिलता है, तथा इस प्रकार के विदलन के जो अंडे के चारों ओर कोशिका के विभिन्न भागों में रोटेशनल मूवमेंट पाई जाती है, जिसके कारण विदलन खांचे सीधी न होकर अंडे के सक्रिय व अल्प सक्रिय अक्ष पर तिरछी हो जाती हैं, तो इसे ऑब्लिक क्लीवेज भी कहते हैं। इस तरह का विदलन अरीय विदलन का ही रूपांतरण होता है, स्पाइरल क्लीवेज जो होता है। तो इसमें देखते हैं, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रेडियल क्लीवेज। इन दिस टाइप द माइटोटिक स्पिंडल ऑफ द थर्ड क्लीवेज in the four blastomere are laid down obliquely and are arranged in a sort of spiral so that the four blastomere of upper tier do not lie over the corresponding blastomeres of lower tier but between them. This type of cleavage is known as the spiral cleavage। हमने जब हम रेडियल क्लीवेज की बात कर रहे थे, रेडियल क्लीवेज में हमने देखा था कि जो ऊपर के चार कोरक खंड बन रहे थे, दूसरे विदलन के फलस्वरूप बनने वाले कोरक खंड ठीक उनके नीचे व्यवस्थित थे। लेकिन स्पाइरल क्लीवेज में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो माइटोटिक स्पिंडल तीसरे क्लीवेज के हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको एक बार।